Hey learners, I welcome all of you again to my channel. आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है डिक्टोस्टेलियम डिस्कोडियम। ठीक है, और ये हम तब मिलती है जब हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आपने तो टाइटल तो देख ही लिया होगा, इसीलिए तो यहाँ क्लिक करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं, है कि नहीं। तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, आज हम डिक्टोस्टेलियम डिस्कोइडियम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा कुछ टंग ट्विस्टर जैसा नाम है ये, है ना। चलिए, मैं अभी इसको पूरा होल एक्सप्लेनेशन जब भी मैं करूँगी पूरा वीडियो के एंड तक, मैं इसे डी करके आपको डिनोट करूँगी। ठीक है, क्योंकि इतना नाम मैं अगर इतना प्रोनाउंस करने जा रही हूँ 2-3 दांत मेरे डेफिनेटली टूटने वाले हैं। ठीक है, सो मैं डी करके आपको थ्रू आउट द वीडियो आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी इसके बारे में। तो ये हमें तब मिलते थे जब हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, और ये अभी हम इसकी सिर्फ लाइफ साइकिल पढ़ने वाले हैं। इसका जो भी इसका जीन्स रेगुलेशन वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। मैं सिर्फ लाइफ साइकिल आपको बताने वाली हूँ, एक ईजी और सिंपल वे में आपको लाइफ साइकिल समझाने वाली हूँ इसके बारे में। सो ये जो डी है ना, ये जो डी है ये एक सॉइल लिविंग अमीबा है। ठीक है, ये सॉइल में प्रेजेंट होता है और इसकी ना कुछ फेवरेट फूड है, मतलब ये कुछ फूड्स पे ना बहुत ही ज़्यादा फीड करता है, और वो फूड जो है वो है बैक्टीरियाज। और बैक्टीरियाज में भी अगर हम प्रिसाइजली बोलें, इसका अगर बहुत ज़्यादा फेवरेट फूड बैक्टीरिया में भी क्या होगा तो वो होता है इकोलाई। इसको इकोलाई बहुत पसंद है। ठीक है, जैसे लड़कियों को ज़्यादातर पानी पूरी पसंद होती है ना, वैसे ही ये डी को इकोलाई बहुत पसंद है। तो ये कहीं पे भी रहता है, मतलब जब ये डेड डिकेइंग जहाँ पे रहता है, जहाँ पे उसको सड़ा हुआ गला हुआ चीज़ें मिलती है ना, प्लांट में या फिर किसी जंगल कहीं पे भी, जब मॉइस्ट एनवायरनमेंट जहाँ हो, ये एक स्लाइम मोल्ड की तरफ से इसे हम जानते हैं। मतलब तो ये जहाँ पे भी रहता है वेट कंडीशन में रहता है, तो वहाँ अगर इसे डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म मिलती है ना, तो वहाँ ये बैक्टीरिया होती है इकोलाई, उसे वो बहुत पसंद आता है, वो बहुत ज़्यादा उसे कंज्यूम करता है, वो उसका फेवरेट फूड है। ठीक है, और बैक्टीरिया की जब मैं बात करती हूँ ना, इसमें आपको एक ध्यान देने वाली बात है, बैक्टीरियाज ना फॉलिक एसिड रिलीज़ करती है। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो होती है वो फॉलिक एसिड रिलीज करती है। अब मैंने आपको ये वाला बताया क्यों, ये इन्फॉर्मेशन क्यों दिया, अभी आपको पता चलेगा जब मैं आपको इसके लाइफ साइकिल बताऊंगी। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन पे ही अभी हम हैं फिलहाल। तो इसकी लाइफ साइकिल बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने की वजह से हम इसको स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जेनेटिक्स में या फिर सेलुलर या फिर बायोकेमिकल कोई भी प्रोसेस में ना, हम इसकी स्टडी इसीलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल ऑर्गेनिज्म है, और ये यूकैरियोट्स में आता है। ठीक है, और ये जो सड़ा गला चीज़ें हैं ना, डिकेइंग चीज़ों में, वहाँ पे ये रहता है। और इसकी जो रिप्रोडक्शन होती है ना, ये किस तरह से अपने आप को डिवाइड करती है, या फिर वो 2 टाइप के ये रूल फॉलो करती है, वो हो रहा है एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ये 2 मोड ऑफ रेप्लिकेशन ये क्या करती है, ये मतलब अडेप्ट कर सकती है वो सिचुएशन के हिसाब से, कि कब कैसे सिचुएशन पे वो सेक्सुअल मोड ऑफ रेप्लिकेशन लेगा या फिर कब सेक्सुअल लेगा, तो ये डिपेंड करता है उस पर। ठीक है, सो हम जब इस बारे में बात कर रहे हैं तो मैं ये भी बता देती हूँ कि देखिए, हमेशा नेचर में ना हमेशा सारी चीज़ें हमेशा अवेलेबल नहीं रहती। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि खाना ख़त्म हो सकता है। इसके लिए इकोलाई के लिए सॉरी ये डी के लिए इकोलाई की कभी कभी कमी पड़ सकती है, बैक्टीरियाज की कमी पड़ सकती है। तो जब इसको इसको मतलब सूटेबल अगर एनवायरनमेंट नहीं मिले, तो ये क्या करती है, वो एक वैसे तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, वैसे तो ये यूनिसेलुलर है, लेकिन जब उसे कंडीशन इसकी फेवरेबल नहीं होती है ना, जब स्टार्वेशन में चला होता है ना ये, तो ये क्या करता है, ये मल्टी सेलुलर बन जाता है, मल्टी सेलुलर बन जाता है। ठीक है, ये है डिक्टोस्टेलियम की ये प्रॉपर्टी, यूनिसेलुलर से वो मल्टी सेलुलर है, तो भी सिचुएशन जब इसकी फेवरेबल नहीं होती है तो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे यूनिसेलुलर कहा है, तो फिर ये यूनिसेलुलर चीज़ का एक टर्म तो होगा। सो हम ये डी को ना, जब ये यूनिसेलुलर स्टेट में होता है, हैप्लॉइड स्टेट में होता है, जब ये सिंगल सेल स्टेट में होता है, तो हम इसे मिक्स अमीबा कहते हैं। ठीक है, हम इसे मिक्स अमीबा कहते हैं जब ये यूनिसेलुलर स्टेट में होता है। अब चलिए, इतना तो समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम इसके अभी लाइफ साइकिल के बारे में, मतलब लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लाइफ साइकिल जब पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया था 2 लाइफ साइकिल ये फॉलो कर सकती है, एसेक्सुअल फॉलो कर सकती है या फिर सेक्सुअल फॉलो कर सकती है। देखिए, सेक्सुअल के बारे में अभी तक इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है नहीं, और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम इसे कंसिडर नहीं करते, तो यहाँ पर मैं आपको सेक्सुअल लाइफ साइकिल के बारे में नहीं बताऊँगी। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको सेक्सुअल लाइफ साइकिल के बारे में भी आपको एक्सप्लेनेशन करके एक वीडियो अलग से बना दूँगी। ठीक है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और वापस से मैं आपको एक डिस्क्लेमर सा इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आप जब भी मेरा वीडियोस देखें, आप एक पेन पेपर लेके बैठें और सारी चीज़ें नोट करते रहें, बिकॉज टुवर्ड्स दी एंड आपको ये एक शॉर्ट नोट्स जैसा आपका क्रिएट हो जाए। क्योंकि आई एम नॉट यहाँ पे, मतलब मैं
आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड यू PDF और समथिंग। मैं यहाँ PPT प्रेजेंटेशन नहीं दे रही हूँ, बस एक एक्सप्लेनेशन वीडियो है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टेक ए पेन एंड पेपर एंड नोट डाउन एवरीथिंग दैट आई एम सेइंग इट हियर। ओके, सो ठीक है, यहाँ तक हम समझ लिए। अब हमें क्या पढ़ना था? हमें एसेक्सुअल के बारे में बात करने वाले थे, राइट? एसेक्सुअल लाइफ साइकिल के बारे में बात करने वाले थे। जब हम एसेक्सुअल लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं ना, तो ये तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बेसिक वाली बात है कि अगर ये एसेक्सुअल हो रही है तो ये माइटोसिस को फॉलो कर रही है, ठीक है? तो जब ये माइटोसिस को फॉलो कर रही है, सो फिर क्या होती है, ये माइटोसिस से ये डिवाइड होती है। फिर डिवाइड हो के क्या हो जाती है, इसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। ये एसेक्सुअल लाइफस्टाइल बहुत सारे स्टेजेस के थ्रू जाती है एंड टुवर्ड्स द एंड ये क्या करती है, ये टुवर्ड्स द एंड उसका जब सारा काम हो जाता है, इसकी लाइफ साइकिल जब कंप्लीट हो जाती है ना, वो कुछ स्पोर्स रिलीज़ करती है। और वही स्पोर्स क्या होता है कि इधर उधर से उड़ के मतलब क्या हो जाता है, एक दूसरे लोकेशन पे जाता है और वहाँ पे ये फिर से अपना यही साइकिल स्टार्ट कर देता है, ठीक है? ये हम यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। अब एसेक्सुअल लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको इसकी एसेक्सुअल लाइफ साइकिल, इसके स्टेजेस के बारे में बता देती हूँ। एसेक्सुअल लाइफ साइकिल की पहली स्टेट होती है वेजिटेटिव स्टेट, फिर दूसरी स्टेट होती है एग्रीगेशन की, तीसरी होती है माइग्रेशन एंड चौथी होती है कल्मिनेशन। एंड एक पांचवी हो सकती है अगर उसे आप मेच्योर स्टेट मान ले तो, बट ठीक है, हम अभी फोर्थ तक ही कंसिडर कर रहे हैं, कल्मिनेशन तक ही हमारा ख़त्म हो जाता है। तो ये जब मैं बताने जा रही हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वेजिटेटिव स्टेट को। सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, वेजिटेटिव स्टेट को। तो जब भी हम वेजिटेटिव स्टेट को स्टडी करते हैं ना, मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि ये बैक्टीरियाज को कंज्यूम करता है, इकोलाई को कंज्यूम करता है। अब इकोलाई को कंज्यूम करे तो देयर हैज़ टू बी समथिंग कि ये इकोलाई ही क्यों, ये किसी और, इसका फेवरेट चीज़ इकोलाई ही क्यों हो रहा है, कुछ और क्यों नहीं हो रहा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या करती है ना, ये बैक्टीरियाज फॉलिक एसिड रिलीज़ करती है, फॉलिक एसिड रिलीज़ करती है। अब ये जो मिक्स एमीबा है, अब याद ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे मिक्स एमीबा इसलिए बोल रही हूँ, मैं इसको DD इसीलिए नहीं बोल रही हूँ, मिक्स एमीबा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी ये फ़िलहाल सिंगल सेल है, यह अभी मल्टी सेलुलर कंडीशन पे गया नहीं है, यह अभी सिंगल सेल है, इसकी लाइफ साइकिल चल रही है, ठीक है? सेम मैंने अभी आपको कहा था, सिंगल सेल होने की वजह से हम इसे मिक्स एमीबा टर्म से डिनोट करते हैं। सो बैक्टीरिया कुछ फॉलिक एसिड रिलीज़ करती है, सो वो फॉलिक एसिड को क्या करता है, सेंस करता है ये मिक्स एमीबा, ठीक है? ये मिक्स एमीबा क्या करता है, इसको सेंस करता है। फिर सेंस करने के बाद क्या करता है, ये एक दूसरे पे मतलब अट्रैक्ट होता है, बैक्टीरिया की तरफ क्या हो जाता है, ये मिक्स एमीबा अट्रैक्ट होता है। अब मिक्स एमीबा अट्रैक्ट हो रहा है, अब मिक्स एमीबा अट्रैक्ट होकर क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को कंज्यूम कर रहा है, ये खा रहा है बैक्टीरियाज को, खूब सारा खा लिया, इसकी टमी भर गई। अब क्या हो गया, एक टाइम पे क्या हो जाता है कि अब मैंने आपको कहा था कि एक टाइम पे फूड सप्लाई खत्म हो जाती है, राइट? मिक्स एमीबा यहाँ पे फीड कर रहा था, बहुत सारा बैक्टीरियाज था, इसने बहुत सारा बैक्टीरिया कंज्यूम कर ली, ये रहा मिक्स एमीबा। अब ये कंज्यूम कर करके क्या हो गया, इसकी टमी हो गई है फुल, और ये जो बैक्टीरियाज हैं ये सारे क्या हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। अब ख़त्म हो गया मतलब क्या होगी, ये स्टेट ऑफ कौन सी स्टेट पे चला जाएगा, स्टारवेशन स्टेट पे चला जाएगा, राइट? अब स्टारवेशन स्टेट पे चला जाएगा। जब ये स्टारवेशन स्टेट पे जाता है, ठीक है, स्टारवेशन जब स्टेट पे जाता है तो ये एग्रीगेट फॉर्म कर लेता है, राइट? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जब ये स्टारवेशन वाले सिचुएशन पे होता है या फिर अपनी एडवर्स कंडीशन पे होता है तो वो यूनिसेलुलर से क्या हो जाता है, मल्टी सेलुलर कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। जब यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर कन्वर्ट हो रहा है, सो ये क्या होगी, ऑब्वियसली देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ एग्रीगेशन, है ना? अब मल्टी सेलुलर बनना है यूनिसेलुलर से, सो कुछ टाइप का एग्रीगेशन होना पड़ेगा। अब एग्रीगेशन के लिए भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है ग्लाइकोप्रोटीन एंड एडिनाइलिल साइक्लेज, इसे हम कैम्प भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम कैम्प भी कहेंगे। सो एग्रीगेशन के लिए ये ग्लाइकोप्रोटीन और एडिनाइलिल साइक्लेज या फिर कैम्प इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट इसलिए होती है, देखिए यहाँ पे एक यूनिसेलुलर मिक्स एमीबा है और यहाँ पे भी एक यूनिसेलुलर मिक्स एमीबा है, जो क्या कर रहे थे, ये इनिशियल स्टेट में इधर बैक्टीरिया के कॉलोनी पे फीड कर रहा था, ये मिक्स एमीबा इस कॉलोनी पे फीड कर रहा था। अब ऐसा तो नहीं है ना कि एनवायरनमेंट में सिर्फ एक ही मिक्स एमीबा होगा या फिर सिर्फ बहुत ऐसे करके अरेंज होंगे, नहीं, बहुत सारे होते हैं, सो सबका अपना अपना चल रहा होता है। सो यहाँ पे भी कोई बैक्टीरियल कॉलोनी है, फिर यहाँ पे भी कोई मिक्स एमीबा है, यहाँ पे इसको कंज्यूम कर रहा है, तो बहुत सारे यहाँ पे मिक्स एमीबा हो गए हैं।
सो ये इसको सेंस करके इसको कंज्यूम कर रहा था, ये लोग सेंस करके एक दूसरे को कंज्यूम कर रहे थे। अब जब सिचुएशन एडवर्स कंडीशन आ गई है, बैक्टीरियाज ख़त्म हो गए हैं, इनकी सोर्स ख़त्म हो गई है, सो क्या हो गया, ये मिक्स अमीबा अब इसको अपना मल्टी सेलुलर स्टेट ऑक्यूपाई करनी है। ठीक है, अब इसको अपना मल्टी सेलुलर स्टेट ऑक्यूपाई करनी है। अब मैं यहाँ से बैक्टीरियाज को गायब कर देती हूँ। अब मैं इधर से अगर बैक्टीरियाज को गायब कर दिया तो ये अकेला रह गया। अब अकेले रहने पे इसको क्या होती है, इसको मल्टी सेलुलर स्टेट क्या करनी पड़ती है, गेन करनी पड़ेगी। मल्टी सेलुलर स्टेट गेन करने के लिए क्या होता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। कुछ ऐसी चीज़ें होनी पड़ेगी जिससे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट हो और अट्रैक्ट होकर एक दूसरे से चिपक जाए। तो मैंने अभी आपको कहा कि ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है। सो ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या करता है, इसको चिपकने में मदद करता है, एडेशन में, सेल टू सेल एडेशन में ये क्या करती है, मदद करती है। सेल सेल एडेशन में क्या करती है, ग्लाइकोप्रोटीन मदद करती है। और एक और बताया था मैंने, कैंप। सो कैंप क्या करती है, ये एक दूसरे को बुलाती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है, सो क्या करती है, पहले कैंप, ये एक मिक्स अमीबा है, ये कैंप के कुछ मॉलिक्यूल्स ये सीक्रेट करेगी, ये कुछ कैंप के मॉलिक्यूल इसने सीक्रेट किया। ये मिक्स अमीबा है, इसने कुछ कैंप के मॉलिक्यूल सीक्रेट किया। ये मिक्स अमीबा है, इसने कुछ कैंप के मॉलिक्यूल सीक्रेट किया। अब ये कैंप को सेंस करके क्या होता है, सेंस करके ये मिक्स अमीबा इसकी तरफ भागता आएगा, ये भी इसकी तरफ भागता आएगा, फिर ये भी इसकी तरफ भागेगा, फिर ये भी इसकी तरफ भागेगा। तो ये एक दूसरे के जब जब भागते आते हैं ना, तो ये सारे क्या करते हैं, ऐसे करके इकट्ठा जमा हो जाते हैं। अब सिर्फ इकट्ठा जमा होने से ही नहीं होगा, हमें इसको एक दूसरे से चिपका के रखनी पड़ेगी। सो चिपका के रखने के लिए कौन सी यहाँ पे काम करती है चीज़ें, वो होती है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन एक दूसरे को यहाँ पे सेल टू सेल एडेशन में मदद करती है। तो ये रहा ग्लाइकोप्रोटीन, एक दूसरे से ये लोग ने बाइंड कर दी और ऐसे करके इसने एक मल्टी सेलुलर फॉर्म बना लिया। अब ये मल्टी सेलुलर फॉर्म बना लिया, अब ये चुपचाप बैठेगा अपना। ठीक है, जब तक ये मल्टी सेलुलर फॉर्म इतना टाइट ना हो जाए, जब ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा ना, मतलब इसको मतलब हटा नहीं सकेंगे, हम इसे तोड़ नहीं सकेंगे, अब ये मूवमेंट करने के लिए रेडी है, तो इसे हम क्या कहते हैं, टाइट एग्रीगेट का फॉर्म कहते हैं, टाइट एग्रीगेट का फॉर्म कहते हैं। अब ये वाला जो फॉर्म है, अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि स्कैम्प और ग्लाइकोप्रोटीन वो सब इधर उधर हो गया है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वो स्टेज को हम एग्रीगेशन स्टेज कहेंगे। मैंने आपको कहा था 4 स्टेजेस होती हैं, वेजिटेटिव, एग्रीगेशन, माइग्रेशन एंड कल्मिनेशन। जब ये चारों जब एक दूसरे पे मतलब सारे सेल जब अट्रैक्ट हो जाते हैं, जब एग्रीगेट हो जाते हैं, उस स्टेज को हम बोलते हैं एग्रीगेशन स्टेज। अब एग्रीगेशन स्टेज का एंड फेज क्या हो जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा टाइटली एग्रीगेट हो जाता है। अब टाइटली एग्रीगेट होने के बाद अब हमें आगे तो बढ़ना है, ऐसा तो नहीं कि टाइट एग्रीगेट बना के वो छोड़ देगा, नहीं। सो टाइट एग्रीगेट बनाने के बाद ना वो सेल्स क्या करती है ना, ये जो सेल्स है, ये जो मिक्स अमीबा का जो सेल्स है, ये क्या करती है, ये ज़मीन पे लेट जाते हैं, ऐसे करके कुछ लेट जाते हैं, अपना ऐसा करके कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ज़मीन पे लेट जाते हैं। और माइंड, जब मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, ये पोर्शन हमने अगर एंटीरियर माना है तो इस पोर्शन को हम पोस्टीरियर मानेंगे। ठीक है, सो ये ऐसे करके ज़मीन में लेट गया। अब इसका काम क्या है, अब हम अगला फेज चलते हैं, थर्ड स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप क्या था हमारा, माइग्रेशन। अब ये क्या करेगा, माइग्रेशन शो करेगा। जब ये माइग्रेशन शो कर रहा है ना, तो ये क्या करती है, इंटीरियर, अब पहले इधर था, जैसे होते हैं ना, आपने देखा होगा कोई वर्म को कि पहले ऐसे होती है, फिर ऐसे जाती है, फिर थोड़ा आगे जाती है, फिर पीछे ये वाला बॉडी पीछे रह जाती है, ये वाला बॉडी आगे चली जाती है, फिर ऐसे करके फिर ये वाला बहुत ज़्यादा पीछे रह जाती है और आगे ज़्यादा बॉडी चलती है। मतलब वो एक क्या कहते हैं, वो बच्चे जैसे नहीं होते, रेंगते रेंगते जाते हैं। सो वही वाला यहाँ पे क्या हो रही है, वही वाला सीन यहाँ पे हो रहा है। तो ये क्या करती है, ये माइग्रेट करती है ऐसे स्लज, इस स्टेट को ना हम स्लज बोलते हैं। ठीक है, स्लज बोलते हैं। सो ये क्या करती है, ये माइग्रेट होती जाती है, मतलब इधर से इधर, इधर से ऐसे करके माइग्रेट होती जाएगी। सो इस स्टेज को हम बोलते हैं माइग्रेशन। और इसी स्लज को ना हम मोटाइल स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि सिंस ये माइग्रेट कर रही है, मूवमेंट शो कर रही है, तो मोटिलिटी शो कर रही है, तो इसे हम मोटाइल स्टेट भी कहते हैं। और समटाइम्स इसी स्टेट को हम सूडोप्लाज्मोडियम भी कहते हैं। ठीक है, सूडोप्लाज्मोडियम स्टेट भी कहते हैं। चलिए, यहाँ तक हमने समझ ली। अब मैं यहाँ से आपको फिर से बताती हूँ यहाँ से क्या हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पे स्लज बन रहा है, ये एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया, ये रहा हमारा स्लज। अब ये मूवमेंट शो कर रहा है, माइग्रेशन शो कर रहा है। ठीक है, अब माइग्रेशन कर रही है, इसका कुछ तो एम होना चाहिए ना। अब मैं सुबह उठ के अगर, है ना, मैं सुबह उठ के चप्पल अप्पल पहन के कहीं चलने लग जाऊँ तो क्या होगा, मतलब क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे मुझसे कि तुम जा कहाँ रहे हो, है ना, कि हम जाने, हाँ, हमारा एम क्या है, हमें पहुँचना कहाँ है। सो माइग्रेशन किस बेसिस पे होता है, क्या चाहता है ये। सो ये माइग्रेट करता है टुवर्ड्स लाइट की तरफ माइग्रेट करता है, टुवर्ड्स हीट और टुवर्ड्स ह्यूमिडिटी।
ये तीनों कंडीशन को ना जब ये सेंस करता है ना, उस साइड को ये क्या करती है, ये स्लज जो होती है ना उस साइड को ये माइग्रेट करने लग जाती है। जब ये तीनों कंडीशन इसे मिलती है, लाइट चाहिए, इसे हीट चाहिए और ह्यूमिडिटी चाहिए, ताकि ये अपना स्पोर फॉर्म करे और अच्छे से ये क्या मैच्योर स्टेट में पहुँचे। अब ये स्लज है, जैसे ही ये तीनों कंडीशन इसकी फुलफिल हो जाती है, ये क्या करती है, ये स्लज से प्री स्टॉक एंड प्री स्पोर कंडीशन पे ये फॉर्म हो जाती है। प्री स्टॉक और प्री स्पोर फॉर्म कंडीशन में ये फॉर्म हो जाती है। जैसे कि ये कंडीशन हमें मिल गई है, ये अपना स्टेट चेंज कर दी है, ठीक है। अब ये माइग्रेशन तो हो गई, हमने देख ली स्लज ने माइग्रेट किया किसकी तरफ, लाइट, हीट और ह्यूमिडिटी की तरफ। और जैसे ये माइग्रेट किया, इसने स्लज से प्री स्टॉक कंडीशन में इसने कन्वर्ट किया। जैसे ये तीनों कंडीशन इसको मिली है, अपना रूप अभी बदल रहा है, अपना मॉर्फोलॉजी ये थोड़ा सा चेंज कर रहा है। अब देखिए, अब ये चेंज कर रहा है। अब अगला स्टेट आता है कल्मिनेशन का। जब कल्मिनेशन स्टेट में अभी आपको बोला कि प्री स्टॉक और प्री स्पोर कंडीशन फॉर्म करता है। अब प्री स्टॉक और प्री स्पोर कंडीशन के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। सो कल्मिनेशन और प्री स्पोर और प्री स्टॉक कंडीशन को ना आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा कि मैं यहाँ पे कहने क्या वाली हूँ, ठीक है। देखिए, मैंने अभी आपको कहा था एक स्लज है, यहाँ पे एंटीरियर पोजिशन है, ये पोस्टीरियर पोजिशन है, ये रहा स्लज। तो जब ये मिक्सम डिक्टोस्टेलियम डिस्कोइडियम या फिर मिक्स अमीबा जब ये फॉर्म करता है ना, तो ये कुछ ऐसे पेड़ जैसा एक स्टेट में पहुँच, ठीक है। अब ये इसको हम इस पोजीशन को कहते हैं स्टॉक और इसको कहते हैं हम स्पोर या फिर फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। FB लिख देती हूँ, फेसबुक नहीं, यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी बोला गया है, ठीक है। सो ये रहा फ्रूटिंग बॉडी और ये रहा स्टॉक। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर में बन जाता है। अभी मैंने आपको कहा कि प्री स्टॉक और प्री स्पोर फॉर्म होती है, मतलब कि स्पोर और स्टॉक बनने का जो पहला वाला, उससे पहले वाला स्टेज होती है, दैट इज प्री पोजिशन, उसे हम कहते हैं प्री स्पोर और प्री स्टॉक पोजिशन, ठीक है। ऐसा वाला फाइनल हमें स्ट्रक्चर ऐसा मिलने वाला है। तो चलो ठीक है, यहाँ तक हमने समझ ली। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको कहा कि एंटीरियर और पोस्टीरियर स्ट्रक्चर होता है। अब जब एंटीरियर पोस्टीरियर स्ट्रक्चर होता है ना, तो ये कल्मिनेशन स्टेट में है, ठीक है। अभी ये कल्मिनेशन करेगा, कल्मिनेशन स्टेज पे होगा। सो इस दौरान क्या होता है कि ये देखिए, जैसे कि हम क्या करते हैं, एक पेड़ जब भी खड़ा होने वाला होता है ना, ऐसे करके समथिंग कुछ ऐसे करके लेटा हुआ है, पेड़ अभी बन रहा है। सो पहले क्या होते हैं, यहाँ पे ऐसे करके इसकी वो बनती है, इसका जो बेस होगा ना वही तो बनेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर फ्लावर बनेगा, पहले स्टेम बन रहा है, देन उसके बाद फ्लावर बन रहा है, राइट। सो यही कंडीशन इसमें भी होती है कि पहले हमारा क्या बनेगा, पहले हमारा स्टॉक बनेगा एंड उसके बाद क्या होती है, उसकी फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। अब स्टॉक बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉक बनने के लिए हमें इसकी कोई ऐसी पोजीशन इसकी तो डिसाइड करनी पड़ेगी जिसके वजह से ये डिसाइड कर पाए कि एंटीरियर पोजीशन जो होती है वो स्टॉक बनेगा या फिर पोस्टीरियर पोजीशन स्टॉक बनेगा। क्योंकि इनिशियली अभी ये तो स्लज वाले पोजीशन पे है, राइट। तब ये एंटीरियर बनेगा या पोस्टीरियर, तो इसको हमें देखने के लिए हमें यहाँ पे जाना होगा। और यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि जो एंटीरियर पोजीशन होती है ना, एंटीरियर पोजीशन हमारा स्टॉक बनता है और जो पोस्टीरियर पोजीशन बनती है वो हमारा स्पोर बनता है, या फिर हम इसे कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। सो ये कैसे होता है, जैसे कि देखिए यहाँ एंटीरियर पोजीशन है, एंटीरियर पोजीशन यहाँ पे हुआ, ये ऐसे वाले स्टेट पे है, ठीक है। ये स्लज था ना, सो पहले यहाँ पे ऐसे बना, ठीक है, ये एंटीरियर पोजीशन हुआ। फिर धीरे धीरे क्या होती है, ये जो पोस्टीरियर वाला, ये पोस्टीरियर था, एंटीरियर था, धीरे धीरे पोस्टीरियर पोजीशन ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ माइग्रेट करने लगेगी, ठीक है। इसी के माइग्रेशन ऐसा नहीं है कि एकदम से खड़ा हो जाएगा कोई पुतला जैसा, लेकिन मतलब ऐसा समझ रहे हो आपकी, मैं आपको बता देती हूँ फिर से। देखिए यहाँ पे जो सेल है ना, यहाँ पे मैंने कहा स्लज वाला पोजीशन पे है, यहाँ पे सेल नंबर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। सो अब ये रहा एंटीरियर पोजीशन, ये रहा पोस्टीरियर पोजीशन। तो इसमें क्या होती है, पहले देखिए, पहले 1 बनेगा, फिर यहाँ पे क्या था, 2 3 था, राइट। अब 2 यहाँ आ जाएगा, फिर 3 यहाँ आ जाएगा, फिर 4 यहाँ पे जो भी था, 4 यहाँ पे वो ऐसे आ जाएगा, राइट। ऐसे करके एक पोजीशन पे ये एक दूसरे पे मतलब डिपेंड होके पहले 1 होगा फिर 2 होगा, ऐसे करके ये अरेंज हो जाएगा। सो 1 पे क्या था हमारा एंटीरियर पोजीशन, तो मैंने आपको कहा एंटीरियर पोजीशन क्या बनाएगा, स्टॉक बनाएगा। सो एंटीरियर स्टॉक था, तो इसीलिए 1 एंटीरियर 1 पे हुआ, और इधर जो 4 पोजीशन पे होगा ना वो बनाएगा स्पोर। ये मैं आपको बस एक रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि एक नंबर सेल ऐसे होता है फला, ऐसा मतलब बायोलॉजी में इतने ज़्यादा प्रिसाइज एकदम 100% एक्यूरेसी चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि स्पोर और स्टॉक कैसे बने, ठीक है। अब यहाँ जब मैं आपको बता रही हूँ कल्मिनेशन स्टेज में क्या होती है, यहाँ एंटीरियर था, यहाँ पोस्टीरियर था, यहाँ पे
इंटीरियर नीचे हो गया, फिर पोस्टीरियर ऊपर हो गया। तो यहाँ पे कल्मिनेशन के दौरान ये एक 8 से 10 आवर्स का एक स्टेप होता है। सो इस दौरान क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। जो इंटीरियर पोजीशन है ना, अब धीरे धीरे उसे पोस्टीरियर पोजीशन भी तो बनानी है। पहले इंटीरियर था, इधर करके वो अरेंज होने वाला है ना, एक दूसरे पे ऐसे करके अरेंज होने वाला है। सो यही अरेंजमेंट ही पूरा द होल प्रोसेस इज नोन एज कल्मिनेशन। एक के ऊपर एक कैसे वो ट्रांसफ़र करते हैं एंड देन उसके बाद वो फॉर्म करता है। सो इसमें क्या होती है कि जो ए है ना, इंटीरियर पोजीशन है, यहाँ पे हमारा स्टॉक, फिर से बताती हूँ, यहाँ पे हमारा स्टॉक पोजीशन हुआ, राइट। ये हमारा स्टॉक बन गया। सो स्टॉक पे क्या करता है ना, ये अपने आप पे क्या करता है, ऐसे करके कुछ सेल्स चिपकते हैं इधर से, पोस्टीरियर पोजीशन से सेल चिपकते हैं। फिर चिपकते क्या होता है, जो इंटीरियर में जो भी पहले ये स्टॉक वाला पोजीशन था ना, ये स्टॉक क्या होते हैं, नीचे नीचे थोड़ा सा शिफ्ट होते रहता है। मतलब अभी स्टॉक थोड़ा सा हैवी होने लगता है, थोड़ा मोटा होने लगता है, ठीक है। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक इस साइड से होती है और स्पोर जो होती है वो इधर से ऊपर से आने लगती है। ऊपर से सामान जब हमने डालते गए ना, ऊपर से हम जब डाल रहे हैं तो क्या होता है, ये जो स्टॉक होता है ना वो नीचे नीचे को ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसे ऐसे करके मोटा हो रहा है। ताकि इसके ऊपर वेट बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली इसको अपना थिकनेस भी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कल्मिनेशन स्टेज। और लास्ट स्टेज मैंने आपको कहा था कि लास्ट स्टेज होती है मैच्योरेशन, जो भी बहुत सारे बुक्स में या फिर साइट्स में आपको अवेलेबल नहीं होगी इस स्टेट के बारे में एक्सप्लेन नहीं होगी, तो उसको मैं बता देती हूँ। उसमें क्या होती है कि जैसे कि यहाँ बन गया, अभी हमारा स्टॉक बन गया और यहाँ पे हमारा स्पोर बन गया, फ्रूटिंग बॉडी बन गया, एंड दिस इज़ अ मैच्योर स्टेट। ये एक मैच्योर स्टेट हो गया है और ये अपना फिर से अपना स्पोर क्या होता है, रिलीज़ करने को तैयार है, ठीक है। स्पोर जैसे ही रिलीज हो जाएगा, ये स्टॉक क्या करती है, ये डेथ हो जाती है, इसकी स्टॉक की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है और स्पोर्स अपना स्पोर्स ट्रांसफ़र कर देता है इधर उधर। फिर अगेन यही स्पोर्स की वजह से क्या होती है, यही स्पोर्स किसी दूसरे लोकेशन पे जब जाके गिरती है, वहाँ पे जाके ये वापस मिक्स एमीबा बन जाता है। यहाँ पे अभी डिक्टोस्टेलियम डिस्कोइडियम बना हुआ है, लेकिन जब ये अलग अलग हो जाते हैं वापस ये यूनिसेलुलर हो जाते हैं एंड वापस द सेम थिंग, ये बैक्टीरिया पे फीड करते हैं एंड देन उसके बाद एक दूसरे पे चिपक जाते हैं, फिर चिपक के वापस एग्रीगेट बनाते हैं एंड देन माइग्रेशन होती है, फिर कल्मिनेशन होती है। तो ऐसे करके इसकी एसेक्सुअल लाइफ साइकिल ऐसे ही कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इतना तक हम समझ गए। अब मैं आपको फिर से एक और बार बता देती हूँ एज ए समरी कि ये पूरे प्रोसेस में हुआ क्या, इस डीडी के साथ हुआ क्या एक्चुअली इसके साथ। देखिए, डीडी मैंने आपको बताया इसका फेवरेट फूड होता है बैक्टीरियाज, और बैक्टीरिया में भी प्रिसाइजली बोला जाए तो इसकी फेवरेट फूड होती है इकोलाई, ठीक है। ये अपने लाइफ साइकिल 2 साइड से फॉलो करती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। हम सेक्सुअल के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ सेक्सुअल लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। जब हम एसेक्सुअल के बारे में बात करते हैं तब इसकी 4 स्टेजेस होती है, वेजिटेटिव, एग्रीगेशन, माइग्रेशन एंड कल्मिनेशन, और एक चौथा स्टेप होती है जो कि मैच्योर स्टेट, और वो कहीं पे भी मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने आपको ऐड करके बता दिया है जब व्हाइल एक्सप्लेनिंग, ठीक है। ओके, सो एसेक्सुअल है तो वो माइटोसिस करके वो डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड करने से पहले मैं आपको बता दिया था कि बैक्टीरियाज कुछ फॉलिक एसिड रिलीज़ करती है, जिसके वजह से मिक्स एमीबा क्या होती है, बैक्टीरिया की तरफ खींचा चला जाता है और वो बैक्टीरिया को कंज्यूम करने लगता है। अब मिक्स एमीबा इतना सारा फीड कर रहा है तो एक टाइम पे बैक्टीरिया का सप्लाई फिनिश हो जाता है। जैसे ही बैक्टीरिया का सप्लाई फिनिश हो जाता है ना, वो क्या करती है, वो यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर स्टेट में पहुँचती है। मतलब कि ये डीडी के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही स्टार्वेशन या फिर कुछ एडवर्स कंडीशन आता है, ये अपने आप को यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर कंडीशन में बना के रखती है तब तक जब तक इसे प्रॉपर जो चीज़ें इसको चाहिए होती है, और वो चीज़ें क्या होती है, लाइट, हीट और ह्यूमिडिटी। वो जैसे ही वो सारी चीज़ें इसकी मिल जाती है, वो वापस अपने मेच्योर स्टेट में आने की कोशिश करता है। अब ठीक है, वो बैक्टीरिया का सप्लाई फिनिश हो गया, वो एग्रीगेट बन गया। एग्रीगेशन के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, खुद ही ग्लाइकोप्रोटीन, और दूसरा होता है कैंप की वजह से। ग्लाइकोप्रोटीन हमें सेल टू सेल मिक्स एमीबा को अटैच करने में मदद करती है, सेल टू सेल। और जो कैंप होती है वो एक मिक्स एमीबा और दूसरे मिक्स एमीबा को एक दूसरे पे खींच के लाती है, अट्रैक्ट करती है, मतलब पड़ोसियों को अट्रैक्ट करने का काम करती है कैंप। जैसे ही ये बन जाते हैं, ये एग्रीगेट बनते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा टाइट एग्रीगेट, जब तक ये टाइट एग्रीगेट नहीं बनते ना तब तक ये यही प्रोसेस करती रहती है। जब ये एग्रीगेट बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, ये अब मोटिलिटी शो करने लगती है, और इस पोजीशन वो ज़मीन पे क्या होती है, एग्रीगेट बन के ज़मीन पे वो लेट से जाती है, और उस स्टेज को हम बोलते हैं स्लज। स्लज क्या करती है, एक मोटिलिटी परफॉर्म करती है, और मोटिलिटी परफॉर्म करने की वजह से हम इसे सूडोप्लाज्मोडियम भी कहते हैं। अब सिंस ये मोटिलिटी परफॉर्म करिए तो वो मोटाइल नेचर शो करके टुवर्ड्स दी लाइट, ह्यूमिडिटी और हीट की तरफ से वो अट्रैक्ट होगा, क्योंकि उसे अपना मेच्योर स्टेट गेन करना है और यही चीज़ें उसे मेच्योर बनाएगी। तो जैसे ही ये चीज़ें मिल जाती है तो स्लज क्या करती है, स्लज प्री स्टॉक और प्री स्पोर कंडीशन में बन जाती है। मैंने आपको बताया था प्री स्टॉक कंडीशन वो जो टहनी होती है वो होती है, और प्री स्पोर
जो फॉर्म होती है वो होती है द फ्रूटिंग बॉडी, जिसमें से स्पोर रिलीज होती है। अब यही स्टेज के बाद यहाँ पे तो हो गया हमारा माइग्रेशन स्टेज। अब हम अगले स्टेज पे आते हैं, दैट इज़ कल्मिनेशन स्टेज। कल्मिनेशन स्टेज में क्या होती है, ये कल्मिनेशन स्टेज टोटल 8 से 10 घंटे का होता है द होल थिंग। एंड उसके बाद उसमें क्या होती है, मैंने आपको बताया था एंटीरियर होती है एंड पोस्टीरियर होती है। एंटीरियर जो पोर्शन होती है वो स्टॉक बनाती है एंड पोस्टीरियर बॉडी जो होती है वो फ्रूटिंग बॉडी बनाती है, दैट इज स्पोर। तो एंटीरियर ऐसे करके अरेंज हो जाती है, फिर उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके अरेंज होकर वो क्या करती है, एक कंप्लीट डीडी फॉर्म करती है, दैट इज डिक्टोस्टेलियम डिस्कोइडियम। वो एक कंप्लीट डीडी फॉर्म करती है और इस स्टेज को हम बोलते हैं मेच्योर स्टेट। और मेच्योर स्टेट में क्या होती है, आफ्टर ये अपना स्पोर रिलीज़ करने का इसका काम हो गया, स्पोर रिलीज़ करने के बाद ये जो स्टॉक होती है, स्टॉक की डेथ हो जाती है और ये ख़त्म हो जाती है और वो जो स्पोर है वो एक दूसरे पे फिर ट्रांसफ़र करती है, अलग अलग जगह पे इसकी माइग्रेशन होती है स्पोर की। और वही स्पोर जो भी माइग्रेट होती है ना, वही स्पोर यूनिसेलुलर वापस मिक्स अमीबा फॉर्म में चला जाता है एंड अगेन उसकी लाइफ साइकिल वापस वही होती है मिक्स अमीबा, एंड देन उसको वो एग्रीगेट होती है एंड देन माइग्रेट करती है, कल्मिनेशन करती है एंड ऐसे करके इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। ये रही डीडी की, डिक्टोस्टेलियम डिस्कोइडियम का लाइफ साइकिल। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई है। मैं वीडियो को और ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगी और यहीं पे मैं आपकी आज एंड करते हैं वीडियो की। अगर आप चाहते हैं मैं इसकी सेक्सुअल लाइफ साइकिल भी एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहाँ मैं आपके लिए एक वीडियो ले आ सकती हूँ। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अगर आप अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही फ्यूचर कंटेंट मैं आपके लिए लाती रहूँगी। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा कंटेंट आज का पसंद आया तो आप ये वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, हैव ए नाइस डे।